Hello students, how are you? Online, welcome to online in social study classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda, Agra. Students, myself Dinesh Kumar Srivastava. Students, आइए शुरू करते हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर डेवलपमेंट के पार्ट 2 को। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में मैंने आपको चैप्टर कल पढ़ाया था। अब ये पार्ट 2 है, इसमें हम दूसरा जो बाकी का बचा हुआ है उसको कवर करते हैं। स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट। कल देखिए हमने नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं डेवलपमेंट के लिए, क्या क्या डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम कंट्रीज़ को, डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं। यू माइट आस्क इफ़ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, how come some countries are generally called developed and other are underdeveloped. Before we come to this, let us consider another question. देखिए हम ये पूछ सकते हैं या हमें ये एक जिज्ञासा होती है कि क्या जो डेवलपमेंट होता है क्या उसका मतलब बहुत सारी चीज़ों से होता है। क्या कोई कंट्री जो डेवलप्ड कहलाती है या अंडर डेवलप्ड कहलाती है तो वो कैसे कहलाती है, क्या होता है जिसे हम डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कहते हैं। तो देखिए हम पहले ये पढ़ते हैं कि व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस। मीन्स जब हम अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। विच आस्पेक्ट्स डू वी यूज़ टू कंपेयर दैम। हम केवल ये सोचना चाहिए कि हम कौन से आस्पेक्ट्स को, कौन से उनके पहलू को यूज़ कर रहे हैं उनको कंपेयर करने के लिए। तो लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। हम क्लास में भी देखें हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। हम अलग अलग स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। दे डिफ़र इन देयर हाइट। अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें तो वो हाइट में डिफ़र होते हैं, उनकी हाइट सबकी अलग अलग होती है। हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं, हेल्थ जो होती है किसी की ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की काफ़ी पुअर होती है, कुछ बिल्कुल मेंटेन किए हुआ होता है, तो सबकी अलग अलग होती है। टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट ये भी सभी स्टूडेंट्स के डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनके द्वारा ही हम उनको कंपेयर करते हैं कि ये इस टैलेंट में ज़्यादा अच्छा है, ये इस टैलेंट में कम अच्छा है। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट में नॉट बी द मोस्ट स्टडीएस वन। और देखिए ये भी हो सकता है कि जो हेल्दीएस्ट स्टूडेंट है, जो सबसे ज़्यादा हेल्दी स्टूडेंट्स है, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा स्टडीएस यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी फ्रेंडलीस्ट वन। और जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हो सकता है वो इंटेलिजेंट तो है पर फ्रेंडली बिहेवियर का नहीं है वो। तो सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स। तो हम स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। द क्राइटेरियन वी मे यूज़ डिपेंड्स ऑन द पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन। तो जो भी क्राइटेरियन हमें यूज़ करना होता है वो डिपेंड करता है कि हम किस पर्पज़ के लिए उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज़ अ स्पोर्ट्स टीम। जैसे हमें सपोज कीजिए कि स्पोर्ट टीम जो है करनी है, चूज़ करनी है, तो उसके लिए हम बहुत बिल्कुल अलग अलग जो है चीज़ों को यूज़ करेंगे। और टीम टू ऑर्गेनाइज ए पिकनिक, या हमें जो म्यूजिक टीम या पिकनिक पर जाने के लिए टीम चूज़ करनी है तो उसके लिए हम अलग अलग कंपैरिजन करेंगे। स्टिल फिर भी इफ़ फॉर सम पर्पज़, कुछ पर्पज़ के लिए वी हैव टू चूज़ द क्राइटेरियन फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। हाउ शैल वी डू इट। तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पर्पज़ होंगे जिनके लिए हम ऑल राउंड परफॉर्मेंस को देखेंगे। ये देखेंगे कि कौन ऐसा बच्चा है जो हर फील्ड में अच्छा है। कुछ ऐसे काम होंगे, कुछ ऐसे पर्पज़ होंगे जिसके लिए हर फील्ड में अच्छे वाले बच्चे को ही सेलेक्ट किया जाएगा। तो यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक। यानी जनरली हम क्या करते हैं कि जो पर्सन्स होते हैं उनकी कुछ एक या एक से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लेते हैं, उनकी विशेषताओं को ले लेते हैं और तब हम कंपेयर करते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। तो
देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन एक चीज़ है कि हमारी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसमें भी डिफरेंस हो सकता है। दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, और यही जो है हमारा जो बेसिस होता है कंपैरिजन का, तुलना करने का जो आधार होता है वो यही होना चाहिए। फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क सिक्योर्ड, है ना, वो क्या होना चाहिए, क्या फ्रेंडलीनेस, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन यानी एक दूसरे को सहयोग करने की जो भावना है, क्रिएटिविटी है किसी बच्चे के अंदर किसी कार्य को करने की, और मार्क्स सिक्योर्ड, क्या मार्क्स सिक्योर्ड किए जाते हैं। तो दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं किसी बच्चों को कंपेयर करने के लिए, किसी पर्पज के लिए, तो डेवलपमेंट के लिए भी ये सारी चीज़ें ट्रू हैं। डेवलपमेंट भी किसी एक या दो क्वालिटीज़ से नहीं होता, उसमें भी एक से ज़्यादा या कहें कि दो से ज़्यादा क्वालिटीज़ को लिया जाता है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज़ देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। जब भी हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को, तो सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट माना जाता है, तो वो होता है इनकम। इनकम से हम उनको कंपेयर करते हैं। कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम, यानी जो कंट्रीज़ की जो इनकम हायर होती है, वहाँ के लोगों की जो इनकम अधिक होती है, तो वो अधिक डेवलप्ड होती हैं उन कंट्रीज़ की अपेक्षा जहाँ के लोगों की इनकम कम होती है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड्स, यानी ये इस बात पर भी आधारित होता है कि अगर किसी कंट्री के लोगों की इनकम ज़्यादा है तो उस कंट्री के लोग जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनको वो ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, ज़्यादा खरीद पाएंगे। तो वॉट एवर पीपल लाइक, लोग जो कुछ भी चाहते हों एंड शुड हैव, और उनके पास वो होना चाहिए, दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम, और अगर उनके पास बड़ी इनकम है, अच्छी सैलरी है उनकी, तो वो उसको आसानी से खरीद पाएंगे। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज़ कंसिडर्ड टू बी वन इम्पोर्टेंट गोल। तो इस प्रकार से जो ज़्यादा इनकम है वो भी एक तरह का एक महत्वपूर्ण गोल समझी जा सकती है। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री। अब देखते हैं कि एक कंट्री की इनकम क्या होती है। Intuitively, the income of the country is the income of all the residents of the country. जनरली क्या होता है कि जो पूरे देश की जो इनकम हम कहते हैं वो क्या होता है, यहाँ पर रहने वाले, उस देश में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उन सबकी इनकम को मिला करके देश की इनकम बनती है। दिस गिव्स अस टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, यानी ये जो इनकम है, जो सारे रेजिडेंट्स जितने रहते हैं उनकी इनकम ही देश की इनकम बनती है। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure. फिर भी जो अगर हम कंट्रीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो टोटल इनकम है कंट्रीज़ की वो एक यूज़फुल मेज़र भी नहीं है। Since countries have different population, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. क्योंकि जितने भी देश हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो सबकी अलग अलग है, और टोटल इनकम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये हमें ये नहीं बताएगी कि जो एवरेज पर्सन है वहाँ का वो लगभग कितना कमाता है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री, क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम, इसलिए हमें एवरेज इनकम को कंपेयर करना होता है, विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। एवरेज इनकम क्या होती है, औसत आय, ये देश की जो टोटल इनकम होती है उसको हम देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, इसी एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। तो व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम इज़ द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज इनकम? We can calculate average income by dividing the total income of the country by total population. Means we can say that average income or per capita income is equal to total income of the country upon total population. In World Development Reports,
ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, यानी एक वर्ल्ड डेवलपमेंट, जो हमारी वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हमें दी जाती है। एंड दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासीफाइंग कंट्रीज, और इसी क्राइटेरियन का यूज़ कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, पर कैपिटा इनकम वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमेशा याद रखें बच्चों आप। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम of US dollar 12.056 per annum and above in 2017। ये देखिए 2017 के अकॉर्डिंग है, इसमें डिफरेंट बुक में डिफरेंट भी हो सकता है। हमें कोई भी फिगर लिखें साथ में उसकी जो ईयर है वो हमें ज़रूर लिखनी है, क्योंकि ईयर से ही पता चलेगा कि वो उस समय इतनी थी। आपको ईयर वाइज भी याद करनी होगी। तो कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ, यानी वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम पर एनम यानी ईयरली कितनी है, 12,056 US डॉलर एंड अबव, या फिर इससे ज़्यादा 2017 में, आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। उनको रिच कंट्रीज कहा जाएगा या कहा जाता है। मतलब 2000 वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017 में जिस कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो 12,056 US डॉलर है, तो वो कंट्री रिच मानी जाएगी। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। और ऐसी कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम 2017 के अकॉर्डिंग 955 US डॉलर्स या उससे कम है, तो ऐसी कंट्रीज़ को लो इनकम कंट्रीज़ कहा जाएगा। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वॉज जस्ट 1,820 US डॉलर पर एनम। भारत जो हमारा देश है वो किस कैटेगरी में आता है, वो ना तो रिच वाली में आता है ना ही लो में आता है, वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है, क्योंकि हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है 2017 के अकॉर्डिंग 1,820 US डॉलर पर एनम है। यानी हमारे देश में एक व्यक्ति औसतन 1,820 US डॉलर पर ईयर में कमाता है। द रिच कंट्रीज़ excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries। तो जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो अमीर देश हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम 12,056 डॉलर US डॉलर से अधिक है, और जिनमें क्या क्या शामिल है, मिडिल ईस्ट की कंट्री शामिल हैं और कुछ दूसरी छोटी कंट्रीज़ भी शामिल हैं, उनको जनरली डेवलप्ड कंट्री बोला जाता है। और जो दूसरी हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने समझा कि जो इनकम होती है वो भी एक कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम कह दें कि वो कंट्री ज़्यादा डेवलप है और या ये कंट्री अंडर डेवलप है या कम डेवलप है, तो ऐसा नहीं कह सकते। इसके लिए देखिए हम समझते हैं यहाँ पे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो देखिए व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल्स वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एट्सेट्रा। तो मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ स्टूडेंट्स कि केवल इनकम से ही सारी चीज़ें नहीं होती। जब कोई इंसान जो है अपने एस्पिरेशंस और गोल्स के बारे में सोचता है तो इनकम के अलावा सिक्योरिटी है, रेस्पेक्ट है, इक्वल ट्रीटमेंट है, फ्रीडम है, इन सब की भी उसे ज़रूरत होती है। तो इन माइंड सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन, जब हम किसी नेशन यानी देश या फिर किसी क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, वी में बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो हम इनकम के अलावा और भी उतने ही इम्पोर्टेंट जो दूसरी एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी हम देखते हैं। तो देखिए ये स्टूडेंट्स में यहाँ पर ये जितना भी है जो लिखा हुआ है मैं आपको
जो टेबल 1.3 और 1.4 दी हुई है, मैं इनके द्वारा आपको समझाता हूँ, ये पूरा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर टेबल 1.3 देखें, इसमें दिया हुआ है पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट्स। तो यहाँ पर 3 स्टेट्स दिए हैं, हरियाणा, केरला, बिहार। यहाँ पर कैपिटा इनकम दी है 2015 और 16 के अकॉर्डिंग रुपीज़ में। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, 1,62,034 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम। ये प्रति व्यक्ति आय है हर इंसान की, है ना। ये हर इंसान की आय कैसे निकाली जाती है, टोटल इनकम को, देश की जो टोटल इनकम हुई है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके। तो केरला की कितनी है, 1,40,190 और बिहार की देखें तो 31,454। तो अगर हम इस क्राइटेरिया को देखें पर कैपिटा इनकम के, तो हमें इन क्राइटेरिया को देखने से लगता है कि जो हरियाणा है वो सबसे ऊपर है और बिहार सबसे नीचे है। यानी हम कह सकते हैं कि हरियाणा एक अच्छी पोजीशन में है। हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत अच्छी है। तो हम कहेंगे कि जो हरियाणा है वो टॉप पर है, और हम उसको डेवलप्ड भी कह सकते हैं, और बिहार को कहेंगे कि ये जो है बॉटम पर है। अब देखिए स्टूडेंट, टेबल नंबर 1.4 देखें तो सम कंपेरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो देखिए यहाँ पर भी वही 3 स्टेट्स दिए हुए हैं, और इसमें सबसे पहले दिया हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ। देखिए 2016 के अकॉर्डिंग है। देखिए ये क्या होता है, IMR इसको शॉर्ट में कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसके बारे में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। नीचे इसका दिया हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, इसे क्या कहते हैं, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। यानी 1 वर्ष की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की जो संख्या होती है उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। और वो भी कब, उस पर्टिकुलर ईयर में जो 1000 बच्चे जो पैदा हुए हों, उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो गई, उस संख्या को हम क्या कहेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और दूसरा यहाँ पर क्राइटेरिया दिया है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट यू नो वेरी वेल, साक्षरता दर कहते हैं। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। यानी 7 ईयर्स या 7 से ऊपर के एज ग्रुप के जितने लोग हैं उनमें जो लिटरेट पॉपुलेशन है, यानी जो लिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनकी संख्या होती है लिटरेसी रेट। और तीसरा जो क्राइटेरिया लिया हुआ है वो लिया हुआ है NAR, इसको हम नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। ये नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, इसको भी बच्चों लर्न करें। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मतलब 14 और 15 ईयर्स के वो बच्चे, टोटल बच्चों में, सेम एज ग्रुप के टोटल बच्चों में वो बच्चे 14 और 15 ईयर्स के जो स्कूल अटेंड करते हैं, उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो, है ना। तो पर 100% के अकॉर्डिंग ये होती है ना। सेकेंडरी स्टेज एज 14 to 15, और ये यहाँ पर जो हमें डेटा दिया वो 2013 और 14 का दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हरियाणा में देखें तो IMR जो है वो 33 है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब वहाँ पर 33, ये 1 वर्ष का ले सकते हैं, तो 1 वर्ष में 33 बच्चे मर जाते हैं 1000 में से। लिटरेसी रेट देखें तो ये 82% है 2011 के अकॉर्डिंग, और NAR देखें तो यहाँ पर ये 61 है। यानी कि पर 100% में से 14-15 ईयर्स के जो 100 स्टूडेंट्स लें, 100 बच्चों को लें, तो उसमें से 61 बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं, पढ़ने जाते हैं। केरला की बात करें तो IMR 10 है 1000 में, और लिटरेसी रेट 94 है, और NAR 83 है। बिहार की बात करें तो IMR 38 सबसे ज़्यादा है, लिटरेसी रेट 62 कम है, और NAR 43 है। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा कि
हरियाणा में देखिए तो वहाँ जो मोर्टेलिटी रेट है वो कितनी है 33, तो केरला में है 10 सिर्फ। दोनों की कंपैरिजन अगर हम ऊपर देखें तो जो पर कैपिटा इनकम था वहाँ पर केरला नीचे था हरियाणा से। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है केरला से, लेकिन हम देखें कि यहाँ पर केरला में जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है। वहाँ सिर्फ 1000 में से 10 ही बच्चे मरते हैं। और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 33 बच्चे मरते हैं, जबकि वहाँ के लोगों की इनकम ज़्यादा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों के मरने की संख्या ज़्यादा है। बिहार की बात करें तो वो सबसे बॉटम पर है, वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। लिटरेसी रेट की बात करें तो देखिए हरियाणा में 82% है, और केरला में पर कैपिटा इनकम कम होने के बावजूद हरियाणा से वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो 94% है। तो इसका मतलब कि केरला यहाँ पर बेटर कंडीशन में है। नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा में केवल 61 स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं 14-15 ईयर्स एज के 100 में से, और केरला में वहीं 83 स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं। तो हम पर कैपिटा इनकम को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हरियाणा मोर डेवलप है देन केरला, लेकिन जब हम इन 3 क्राइटेरिया को ले रहे हैं IMR, लिटरेसी रेट और NAR को, तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि केरला इज़ इन बेटर कंडीशन देन हरियाणा। तो हमें यही देखना होता है कि केवल एक इनकम ही ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो हमें डेवलपमेंट को दिखाए। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कंपेयर करने के लिए, किसी कंट्री को डेवलप कंट्री कहने के लिए हमें केवल इनकम ही नहीं, दूसरे क्राइटेरियाज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उनको भी हमें समझना ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट देखिए, हम केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडुकेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। यानी केरला में IMR काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, वो हरियाणा की अपेक्षा ज़्यादा बेटर हैं। और सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल। हमने ये PDS के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये किससे होता है? जो हमारे जो राशन की दुकानें होती हैं जहाँ से लोगों को खाने के लिए राशन मिलता है, तो ये जो सिस्टम है स्पेशली तमिलनाडु में ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। आपने 9th में पढ़ा होगा। तो बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर PDS सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो वहाँ पर हेल्थ इश्यू और अदर इश्यू बहुत ही कम प्रॉब्लम में आते हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। और ऐसे स्टेट्स जहाँ पर PDS सिस्टम बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, वहाँ के लोगों का जो हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो दूसरे स्टेट की तुलना में काफ़ी बेटर है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में ही आ गया होगा कि हम इनकम के अलावा दूसरी चीज़ों को भी कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए कुछ वर्क है, लेट्स वर्क दिस आउट। आप ये डेटा पढ़ें और इसे अपने अकॉर्डिंग जो भी आंसर आपका हो वो निकालें और मेरे को सेंड करें। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 2 दी हुई है, इसको भी आपको करना है। मैं इसे थोड़ा समझा देता हूँ। स्टडी यहाँ पर 1.5 टेबल है। यहाँ पर हमें एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण जो जनसंख्या है उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी है और मेल फीमेल कैटेगरी है, और क्या दिया है देखिए लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन। तो रूरल पॉपुलेशन जो ग्रामीण जनसंख्या है उसकी मेल जो पुरुष हैं उनकी जो लिटरेसी रेट है वो 76% है, जबकि फीमेल की 54% है। अगर हम लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रेन इन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स की बात करें, 10 से 14 वर्ष की आयु के जो चिल्ड्रेन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी जो लिटरेसी रेट है तो मेल में वो 90% है और फीमेल में 87% है। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रेन एज ग्रुप 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। 10 to 14 जो पहले वाला था वो लिटरेट तो हैं पर स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर 10 to 14 ये वो बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। तो वो कितने हैं? जो लड़के हैं वो 85% हैं और जो फीमेल यानी कि लड़कियाँ हैं वो 82% हैं। तो आपको ये डेटा दिया ही हुआ है, आप इसके अकॉर्डिंग नीचे जो ABC 3 पॉइंट दिए हैं आप इनको फिल करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 3, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एक्टिविटी का।
आप इसको बड़े ही केयरफुली पढ़ें। देखिए हम इसमें बीएमआई के बारे में पढ़ते हैं। बीएमआई आपने पढ़ा ही होगा बच्चों, साइंस में भी पढ़ा होगा, फिजिकल में भी अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पढ़ाया गया होगा। बीएमआई को हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे वन वे टू फाइंड आउट इफ़ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड इज़ टू कैलकुलेट व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स और बीएमआई। मतलब हमको अगर ये पता करना है कि हम प्रॉपर तरीके से हमें नरिशमेंट मिल रहा है, क्या हमारी बॉडी प्रॉपरली नरिश्ड हो रही है, इस बात को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमको क्या पता करना होगा, अपना बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई। साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं। तो ये बीएमआई क्या है, दिस इज़ ईजी टू कैलकुलेट। तो ये बहुत ही आसान है बीएमआई को कैलकुलेट करना। देखिए लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हिज और हर वेट एंड हाइट। सबसे पहले क्या किया जाता है, आप अपना करें या पूरी क्लास का करें, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो हमारा वेट है और हाइट है उसको हम मेज़र कर लेते हैं। वेट हमारा कितना है टोटल वो मेज़र कर लें, दूसरा हमारी हाइट कितनी है उसको मेज़र कर लें। फिर क्या करना है, टेक द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन किलोग्राम। तो ये वेट जो हमें मेज़र करना है वो किस में करना है, किलोग्राम में करना है। चाहे सारे स्टूडेंट्स का करें या हम खुद अपना करें। और जब हम इसको पूरा मेज़र कर लेंगे किलोग्राम में तो हम क्या करेंगे, दैन टेक द हाइट बाय ड्राइंग अप अ स्केल ऑन द वॉल एंड मेजरिंग एक्यूरेटली विद द हेड स्ट्रेट। कन्वर्ट द हाइट रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर इनटू मीटर। जैसे हमने हाइट को सेंटीमीटर में हमने मेज़र कर लिया तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। कहने का मतलब है आपको अपना वेट मेज़र करना है किलोग्राम में और आपको अपनी हाइट मेज़र करनी है मीटर में। फिर क्या करना है, आपको डिवाइड द वेट इन किलोग्राम बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। मतलब वेट को आपने ऊपर रखा, वेट को आप डिवाइड कर देंगे किसके द्वारा, जो आपकी हाइट जो भी आई है उसका स्क्वायर करके। मतलब हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि BMI इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। हाइट किस में निकली है, मीटर में, ये ध्यान रखें बच्चों। तो जो फिगर निकल कर के आएगा वो हमारा BMI को बताएगा, यानी उससे हमें BMI हमारा बॉडी मास इंडेक्स पता चलेगा। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। देन लुक एट द BMI फॉर एज टेबल्स गिवन ऑन पेजेस 90 और 91। हमें 90 और 91 पर एक BMI की जो टेबल दी हुई है उसमें हमें ये दिया हुआ कि किस एज के ग्रुप को BMI अगर इतना आता है तो वो कैसा है, नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है। जैसे लगभग 25 के समथिंग बीच में आता है तो वो थोड़ा सही माना जाता है, 25 से ऊपर आता है तो वो थोड़ा सा मोटा, या 30 से ऊपर आता है तो वो ओवरवेट माना जाता है। तो इस तरह की बहुत सारे वहाँ पर क्राइटेरिया दिए होंगे। यू कैन रीड A student's BMI could be within the normal range or less than that or more obesity, यानी वो या तो अंडरवेट हो सकता है अगर वो कम आता है तो, और ज़्यादा आ सकता है तो वो ज़्यादा जब आता है तो वो ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार होता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ अ गर्ल स्टूडेंट इज़ 14 years and 8 month old and the BMI is 15.2, एक 14 years 8 month old जो एक गर्ल स्टूडेंट है उसकी BMI 15.2 आता है तो हम क्या कहेंगे, देन सी इज़ अंडर नरिश्ड। हम कहेंगे कि वो अंडर नरिश्ड है यानी कुपोषण का शिकार है। सिमिलरली अगर BMI ऑफ अ बॉय इज 15 years 6 months के एक बॉय की जो BMI है वो 28 आता है तो देन ही इज़ ओवरवेट, तो हम कहेंगे कि वो ओवरवेट है। तो डिस्कस द लाइफ सिचुएशन, फूड एंड एक्सरसाइज हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन जनरल विदाउट बॉडी शेमिंग एनीवन। तो देखिए ये BMI था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप इसे ठीक से पढ़ें। मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, आपकी प्रॉब्लम हो तो हमें सेंड करें। अब देखिए पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको हम HTRB बोलते हैं। तो वंस इट इज़ रियलाइज दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए जब हमने एक बात को रियलाइज़ कर लिया है कि इनकम का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, येट इट इज़ एन inadequate measure of the level of development, फिर भी जो डेवलपमेंट के
लेवल को पता करने का जो इनकम है वो एक इनएडिक्वेट मेज़र है, यानी ये पर्याप्त नहीं है। अकेले इनकम के पता होने से हम ये नहीं कह सकते कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। वी बिगिन टू थिंक ऑफ अदर क्राइटेरियन, हमें दूसरे जो क्राइटेरियन हैं जो अभी मैंने बताया आपको केरला और उनके हरियाणा के बारे में, उनको भी सोचना ज़रूरी है। देयर कुड बी ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरियन, लेकिन वो हमने 3 पढ़े थे, लेकिन ऐसी काफ़ी लंबी लिस्ट हो सकती है। बट देन इट नॉट बी सो यूज़फुल, लेकिन हम जब सारे क्राइटेरियन को लेंगे, बहुत लंबी लिस्ट लेंगे, तो ये यूज़फुल नहीं होगी। तो व्हाट वी नीड इज ए स्मॉल नंबर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, हमें ज़रूरी क्या है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण क्राइटेरियन हैं, उनको हम ले लेते हैं सिर्फ, जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर हैं, जैसे हेल्थ और एजुकेशन के बारे में, सच एज द वंस वी यूज्ड इन कंपैरिजन ऑफ केरला इन हरियाणा, जैसा मैंने बताया, आर अमंग दैम। ओवर द पास्ट डिकेड or so, health and education indicators have come to be widely used along with income as measure of development. तो for example, for instance का मतलब for example, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है यानी HDR, ये UNDP के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और किस लिए? कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल, कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए। और कंट्रीज़ को जो HDR कंपेयर करता है तो उनमें कौन कौन सी क्राइटेरियन को वो नज़र में रखता है, किसके बेस पर वो करता है, तो वो हैं एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, यानी लोगों का एजुकेशनल लेवल क्या है, देयर हेल्थ स्टेटस, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, एंड पर कैपिटा इनकम, और उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। तो वो इन तीनों चीज़ों को माइंड में रखता है, उसके बाद HDR देशों को कंपेयर करता है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रिलेवेंट डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018। देखिए यहाँ पर हमें नीचे टेबल नंबर 1.6 में इंडिया और हमारी जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है, इसे हम समझेंगे। देखिए एक दिया है GNI, जिसको हम कहेंगे ग्रॉस नेशनल इनकम, ये पर कैपिटा है 2011 के अकॉर्डिंग, है ना। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, देखिए नीचे दिया है, पहले इसके नोट्स पढ़ लेते हैं। नीचे दिया हुआ है HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हम कहते हैं, HDI को हिंदी में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI रैंक्स इन द अबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन ऑल। तो HDI के बारे में भी क्वेश्चन पूछने को आता है, आप इसकी फुल फॉर्म जरूर याद करें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द सेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो उस व्यक्ति की एक एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ निकालते हैं कि ये व्यक्ति लगभग कितने समय तक जीवित रहेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और अगर पूरे देश की निकालनी हो तो पूरे देश के जो बच्चे पैदा हुए उनमें टोटल में क्या थी, उनका एक एवरेज निकाल लिया जाता है, उसे पूरी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोल दिया जाता है। पर कैपिटा इनकम के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है श्रीलंका का जो GNI है वो 11,326 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बर्थ की है 2017 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 75.5 है ना। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल इज़ 25 एंड अबव, यहाँ पर जो 25 या इससे ऊपर के जो पीपल हैं उनकी जो मीन ईयर्स हैं स्कूलिंग की वो यहाँ पे दी हुई हैं, तो वो 10.9 है। और HDI जो रैंक है इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इनकी रिपोर्ट आई है, तो ये 76th पोजीशन पर श्रीलंका है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए GNI 6,353 है, एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर 68.8 है, और मीन ईयर 6.4 है, और HDI रैंक में ही 130 है। तो अगर हम बात करें इंडिया की तो इट इज़ नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन, बेटर रैंक नहीं है, ओनली 130 रैंक उसकी आई है। और श्रीलंका जो कि हमारे देश से काफ़ी छोटा देश है, वहाँ पर हम देखें तो GNI भी इंडिया से ज़्यादा है वहाँ पर, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की भी बात करें तो भारत से ज़्यादा है।
है ना, तीनों सभी फील्ड में वो ज़्यादा है, केवल रैंक में रैंक उसकी कम है, रैंक अच्छी है उसकी श्रीलंका की इंडिया से। अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान या नेपाल बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ भी थोड़ा बहुत अंतर हमको दिखाई देता है। इनके प्लेस भी तो देखें, अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसका प्लेस जो रैंक है वो 150 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये HDR और BMI दोनों ही आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आइए इसके नेक्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे वही दिया हुआ है कि इजंट इट सरप्राइजिंग दैट अ स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी रिस्पेक्ट। यानी जो हमारा जो छोटा सा देश है, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, वो हर रिस्पेक्ट में हमारे देश से काफ़ी आगे है। एंड अ बिग कंट्री लाइक आर्स हैज़ सच अ लो रैंक इन द वर्ल्ड। और हमारे जैसे एक बड़े देश की, जहाँ पर हम कहते हैं कि इतने धनवान लोग हैं और इतना बड़ा देश है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और उसकी कंडीशन इन कंट्रीज़ की अपेक्षा काफ़ी, श्रीलंका की अपेक्षा काफ़ी पुअर है। तो टेबल 1.6 ऑल्सो शोज दैट दो नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे ये जरूर पता चल रहा है कि बांग्लादेश और नेपाल की पर कैपिटा इनकम कम है देन दैट ऑफ इंडिया, येट दे आर बेटर देन इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो वहाँ हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो वो बांग्लादेश और नेपाल भारत से उस मामले में बेटर हैं। मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI एंड मैनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यानी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट किए गए हैं HDI को कैलकुलेट करने में, और बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड किए गए हैं HDR में, बट बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट। लेकिन जो ह्यूमन का डेवलपमेंट से प्रीफिक्स करना, उसे जोड़ना, इट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। कि जो डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, कि वहाँ के किसी देश के जो सिटीजन्स हैं, उसके जो नागरिक हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। इट इज़ पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी किसी भी कंपैरिजन के लिए, किसी भी अच्छी कंडीशन के लिए वहाँ के लोग, वहाँ की उनके लोगों की हेल्थ और उन लोगों की वेलबींग, कि वो किस तरह के स्टेटस में रहते हैं, कैसी स्थिति में रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? और आपको लगता है कि कोई दूसरे भी ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनको ह्यूमन डेवलपमेंट में कंसिडर किया जाए, तो आप बताएं। अब देखिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ क्वाइट डेवलप्ड। सपोज कि प्रेजेंट में कोई पर्टिकुलर कंट्री डेवलप्ड है, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एट लीस्ट भी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उस कंट्री का, वो आगे भी बना रहे, और कम से कम जो नियर फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, उन तक मेंटेन रहे। यानी आज हमारा देश, जैसे आज हमारी जेब में पॉकेट में पैसे हैं, तो हम चाहेंगे कि कल भी हमारी पॉकेट में उतने ही पैसे बने रहें, आने वाले समय में भी हमारे उतने ही पैसे बने रहें। तो दिस इज़ ऑब्वियसली डिजायरेबल, ये बहुत ही डिजायरेबल है ना, वांछनीय भी कह सकते हैं इसको हिंदी में। हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable। फिर भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं 20th century के लिए, वो हमें सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century में वो हमको वार्न कर रहे हैं कि जो प्रेजेंट टाइप है, प्रेजेंट लेवल है डेवलपमेंट का, वो सस्टेनेबल नहीं है। मीन्स टू से वी आर using the resources and other material which are important for our life, and we are getting them from our nature, we are depleting them and we are exploiting them। तो अगर हम लगातार उनका ऐसे ही एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कहते हैं कि डेवलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी भविष्य की जो जनरेशन है उसके
कोस्ट पर, यानी किसी भी तरह का एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी चीज़ बने। जैसे हम आज पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, हम यू नो वेरी वेल दैट कि पेट्रोलियम जो है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारी इस अर्थ पर प्रेजेंट है और डेफिनेटली वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अगर हम उसका कंटिन्यूस एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे तो वो आने वाले समय में लोगों के लिए नहीं बचेगा। तो हमें ज़रूरी है कि या तो हम कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढें या फिर उसका बहुत ही अच्छे ढंग से उपयोग करें कि हमें उसे वेस्ट ना हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है ग्राउंड वाटर से रिलेटेड, ये अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछने को आता है। तो recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country। यानी देश के विभिन्न भागों में जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में पहुंच गया है, वहाँ का ओवर यूज़ किया जा रहा है। अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड ए वाटर लेवल डिक्लाइनिंग ऑफ ओवर 4 मीटर ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर। पिछले 20 सालों में है ना 300 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर ये रिपोर्ट किया गया है कि जो वाटर लेवल है वो लगभग 4 मीटर गहराई तक नीचे चला गया है और नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। और लगभग 1/3 जो कंट्री है वो जो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स हैं उनको ओवर यूज़ कर रही है। इन अनदर 25 ईयर्स 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम इफ़ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्स कंटिन्यू। अगर इस समय जो रिसोर्स का वो ग्राउंड वाटर का जो कंटिन्यू हम यूज़ करते चले जा रहे हैं, अगर ऐसे ही हम करते जाएंगे तो अगले 25 ईयर्स में लगभग 60% पूरा जो कंज्यूम हो जाएगा। ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज़ particularly फाउंड इन द एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। स्पेशली जो एग्रीकल्चरली जो खेती के क्षेत्र में बहुत ही प्रॉस्परस स्टेट्स हैं पंजाब या वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर ही ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। क्योंकि पहले एक गांव में सबमर्सिबल लगती थी और उससे कई खेतों को पानी लगता था, लेकिन आज हर खेत में हर किसान के पास में अपनी सबमर्सिबल है और वो ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ करते हैं। कितना फैलाते हैं किसी को पता नहीं है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम जानते हैं ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है, यानी ये रिन्यू हो जाता है। ये हमने पहले ही ज्योग्राफी वाले में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में। तो दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स, है ना। क्रॉप्स और प्लांट्स के केस में जो नेचर के द्वारा ये जो हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्स है वो रिप्लेनिश कर दिया जाता है। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में भी ओवर यूज, यद्यपि ये रिसोर्सेज भी ओवर यूज किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर के केस में इफ़ वी यूज़ मोर देन व्हाट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय द रेन, तो जो रिप्लेनिश होता है जो ग्राउंड वाटर है वो उसका लेवल जो बन जाता है दोबारा से, वो किसके द्वारा होता है, रेन के द्वारा। तो अगर हम लगातार हम जो जितना रिप्लेनिश होता है उससे ज़्यादा अगर हम यूज करेंगे तो वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स, तो हम इस रिसोर्स को ओवर यूज़ कर रहे होंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, जो कि आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज, यानी कुछ वर्षों यूज करने के पश्चात वो क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। वी हैव ए फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, और हमारे पास एक फिक्स्ड स्टॉक है अर्थ पर जिसको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। हमें नए रिसोर्सेज ढूंढने हैं या हम ढूंढते हैं जो पहले हमारे पास नहीं थे। न्यू सोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक, जो नए सोर्सेज हमें मिलेंगे तो उससे हमारा स्टॉक बढ़ेगा। हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड, हालांकि किसी एक समय पर जाकर ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप नीचे दिया हुआ एग्जांपल आप यू कैन रीड योरसेल्फ, मैं आपको टेबल से थोड़ा समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कंट्रीज़ नेम दिए हुए हैं, रिजर्व दिए हुए हैं, कितने हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स के, कितने ईयर्स तक ये चलेंगे। अभी ये 2017 के अकॉर्डिंग दिए हैं। तो मिडिल ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर 1000 मिलियन बैरल्स में दिया हुआ। बैरल्स क्या होता है, यूनिट होती है जो हमारे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को जो कच्चा तेल है, पेट्रोलियम वगैरह, इसको जो है मेज़र करने की। तो यहाँ पर 808,000 मिलियन बैरल्स है।
जो कि आने वाले 70 ईयर्स तक चल सकेगा। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो अभी हमारे पास 50,000 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल है वहाँ पर, जो कि आने वाले 10.5 ईयर्स तक ही चल पाएगा। टोटल वर्ल्ड की बात करें तो हमारे पास 1,697,000 मिलियन बैरल्स का क्रूड ऑयल है, जो कि आने वाले 50.2 ईयर्स तक ही चल पाएगा। तो हम सोचें कि ये ईयर्स ख़त्म होने के बाद क्या होगा। उस समय जो जनसंख्या आएगी तो उनके पास क्रूड ऑयल नहीं होगा, पेट्रोलियम नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, तो कैसे व्हीकल्स चलेंगे, कैसे उनकी लाइफ आगे चलेगी। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो स्टूडेंट्स, हम अब इस चैप्टर के लास्ट पेज पर आ चुके हैं। देखिए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। यानी जो कॉन्सिक्वेंस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो हमारे वातावरण का जो डिग्रेडेशन होता है, उसके जो परिणाम हैं वो डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री, वो किसी भी नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं देते। यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहीं पर भी हुआ हो, अगर हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो कहीं पर भी हो रहा हो, तो वो किसी भी देश की बाउंड्री को नहीं छोड़ता। उसके लिए कोई देश मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब भारत में अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है तो भारत ही उससे प्रभावित होगा, दूसरे देश नहीं होंगे, दूसरे देश भी होंगे। जैसे इस समय हमारा कोरोना वायरस चल रहा है, चाइना में इसका जो है डेवलपमेंट हुआ है, चाइना में ये बना और आज पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया है। तो वो वायरस किसी कंट्री की बाउंड्री को नहीं देख रहा है कि भाई ये दूसरी कंट्री में यहाँ पर कैसे चला जाऊँ। तो दिस इश्यू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, यानी ये इशू किसी एक क्षेत्र या किसी एक देश के लिए सीमित नहीं है। और फ्यूचर इज़ लिंक्ड टुगेदर, हमारा जो भविष्य है वो एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली ए न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। ये जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है, मैंने आपको सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ा ही था, वो एक ऐसा नया एरिया है जिसके लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, दूसरे जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। इन जनरल वी कैन से द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल। जो डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का जो क्वेश्चन है वो पेरेनियल है। एट ऑल टाइम्स एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल्स वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो। यानी एक सोसाइटी के मेंबर्स के रूप में हमें ये ज़रूरी है कि हम जा कहाँ रहे हैं, व्हाट वी विश टू बिकम, हम क्या बनना चाहते हैं, एंड व्हाट आर गोल्स आर, हमारे गोल्स क्या हैं। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यू, इस तरह से जो डिबेट है इस पर वो कंटिन्यू रहेगी। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। So thank you student for watching this video of mine.